नेगोशिएशंस का ये जो प्रोसेस है अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो क्या फिर भी हमारे लिए उतनी मुश्किलात होंगी, इस हवाले से भी आप बताइएगा। और साथ हम देख रहे हैं कि 35% तेल, फिर 20% गैस और 20 से 30% खाद की सप्लाई जो है रुक जाने से ज़रूरी बहरान जो है वो भी शदीद होता है इस वक्त हमें नजर आ रहा है। सो पहले ही बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका मुतबादिल ज़राए हमारे पास मौजूद नहीं है, फिर ऐसे में अगर ये बहरान पैदा हो जाता है तो क्या समझते हैं कि हुकूमत के पास कोई मुतबादिल रास्ते जो हैं मौजूद हैं? अच्छा, आपने खाद का क्या कहा? आवाज थोड़ी सी कट गई थी। सायरा जी, खाद के हवाले से भी बात किया कि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 35% तेल कर लें, 20% गैस कर लें और 20 से 30% खाद की सप्लाई रुक गई है इस वक्त। खाद की सप्लाई कैसे रुकी है? किसने रोकी है? उससे पहले आपने कहा कि क्या पाकिस्तान भी मुतासिर होगा। भाई, हम तो 77 साल से मुतासरीन में शामिल है। कौन सा ऐसा आप मुझे किसी भी हुक्मरान का दौर बताएं जब पाकिस्तान इस दौर से ना गुजर रहा। हम लोग तो अब ये तो वही कह रही हूँ कि दूसरी जगह जंग हो रही है तो ये तमाम चीजें एक इंटरनेशनली बहरान चल रहा है। हालांकि हम उस बहरान की जद में आए नहीं, लेकिन आप देखें कि हमारे साथ किया क्या है इन्होंने। कि अब जो पेट्रोल और डीजल की पहली प्राइसेस थी उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, इसके बीच में इन्होंने चार्जेस बढ़ाए, इसके बीच में इन्होंने बिजली के यूनिट बढ़ाए, फिर इन्होंने एक वो कहते हैं ना कि वारदात करने की कोशिश की, जो ये लोड शेडिंग वो सारा कुछ हुआ। वो तो वही कहते हैं ना कि भला हो सोशल मीडिया का कि वो इतना ज्यादा वो शोर और गुलगुला मचा कि उन लोगों को अपने उस फैसले से थोड़ा कदम पीछे हटाना पड़ा। वरना तो वो मुक्ति की ताक में होते कि आपका ध्यान हटे और आपके ऊपर रखकर एक तलवार का वार कर दें। बाकी खाद मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो मुल्क का, मैं अपने बाकी उसका नहीं पता कि ये जो हमारी डेयरी गोटकी से जितनी सुई ये गैस निकलती है वो तो सारी खाद फैक्ट्री को जाती है और वो भी सब्सिडी पर। तो ये तेल और उस बहरान में उन्होंने अपनी दिहाड़ी लगाने का कैसे सोचा? वो तो सारी फैक्ट्रीज उस पर है, गैस पर है और हमें नहीं गैस मिल रही। जो इस पूरे पट्टी में जगह जगह गैस के जखीरे दरियाफ्त होते हैं, बाखुदा आप जाके चेक कर लें कि क्या वो किसी लोकल को मिल रही है, उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो ये तो सारी सनतों को, स्पेशली जो ये अगर आपके डेयरी गोटकी ले लें, वो फातिमा ले लें, एफएफसी ले लें, बीच में एंग्रो ले लें, वो तो सब गैस के ऊपर है उनका, मतलब 80-90% और वो भी सब्सिडी वाली। तो आप मुझे बताएं कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं जहां पर जिसका दाव लगता है चीनी की ज्यादा होगी। जी, वजीर आज़म साहब का बयान वो आ जाएगा कि इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उसके बाद ही धड़ाधड़ पिछले साल चीनी बेच कर दी और पता चला कि हमारे पास तो चीनी का वो बहरान पैदा हो गया और फिर हम बाहर से चीनी मंगवाते फिर रहे हैं। ऐसे मुल्क से चीनी मंगवाइए जहां पर घास भी नहीं उगती। फिर यही हाल गंदुम को देख लें। गंदुम स्कैंडल में अगर आप उठा लें, ये जब से ये काकड़ साहब के दौर में हुआ और फिर उसके बाद हुआ, अरबों रुपए गंदुम के मद में। किसने उस चीज को मतलब क्या किसी ने सो मोटो एक्शन लिया? क्या कोई मुल्जिम कटहरे में आया? एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते, पिंग पोंग खेलते और खामोशी से बैठे में। और बाकी अब क्या, एक लतीफा, एक किस्सा था, मुझे पूरा याद भी नहीं है, कि कोई गांव पहाड़ी के नीचे वाकया था, कोई एक्सीडेंट होता था और वो बकायदा उनकी रोजी रोटी वो थी, दुआ करते थे। मुझे तो कभी कभी अपना आप, मतलब अपना आप से मुराद मैं जिस मुल्क में रह रही हूँ ऐसा ही लगता है कि जिधर भी वो कोई पराई शादी हो या जंग हो और उसमें अपनी आवाम के ऊपर गले पे छुरी फेरना लाजमी है। अभी भी रिजर्व हमारे कम हुए नहीं थे, फिर उसके बाद आ गया। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान का एक जहाज है जो कहते हैं ना बेखौफो खतर फखरिया अपना झंडा लगा के गुजरता है। तो कोई मसला ये है कि यहाँ पर कोई पॉलिसी है ही नहीं। जिसका दिल चाहता है वो आके बताता है कि इतना फायदा होगा, इतना कट आपका होगा, ये होगा वो होगा। ये जो भी बैठे हुए ये मुंह उठा के उसी तरफ चल जाते हैं। कोई पॉलिसी है इस मुल्क में?